टाइम की जो क्लासेस हुई थी मेरी, तो मैंने आप लोगों से समूह कार्य के बारे में बताया था और वहाँ पर मैंने मॉडल के बारे में भी चर्चा आप लोगों से कर लिखा हूँ, सिद्धांतों के बारे में भी बताया है आप लोगों से, है ना। कुछ किताबों के बारे में बताया है, उद्देश्य, विशेषताएं इत्यादि चीज़ें जो है मैं आप लोगों से सामाजिक समूह कार्य पर बता चुका हूँ। तो उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, आप लोग ज़रा क्वेश्चन करिएगा, आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो ये आज आप लोगों को प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। और यहाँ से आपको टॉपिक जो है ग्रुप वर्क का समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, निम्नलिखित में से प्रश्न है कि सामाजिक समूह कार्य का एक मॉडल नहीं है, सामाजिक लक्ष्य मॉडल है, उपचारात्मक मॉडल है और प्रकारात्मक मॉडल है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि पारस्परिक मॉडल है। ज़रा बताइए आप, ये इसका कौन सा सही जवाब होना चाहिए, बोलिए, बताइए गरिमा जी, क्या इसका सही जवाब होना चाहिए? पारस्परिक मॉडल, ओके, वेरी गुड। देखो, मैंने आप लोगों से उपचारात्मक मॉडल के बारे में पहले ही बता रखा हूँ, और उपचारात्मक मॉडल जो है विंटर करके एक नाम था, वहाँ पर मैंने आप लोगों से बताया था विंटर का जाएगा। सामाजिक लक्ष्य का प्रतिरूप को बात हो या उपचारी बात हो या पारस्परिक बात हो, तो यह जो पारस्परिक और सामाजिक लक्ष्य और उपचारी मॉडल, ये बेसिकली पापेल और रोथमैन का सामाजिक समूह के मॉडल में परिवर्तन करने की बात होती थी, परिवर्तन करने की बात होती थी। बट वो जो आपको मैं उपचार और पारस्परिक प्रतिरूप बताया था, तो वह एक सामाजिक लक्ष्य का मॉडल का अंतर्गत एक प्रकार से आप कह सकते हैं गोल था वो, ठीक है, वो गोल था, ना कि वो मॉडल था। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं पारस्परिक मॉडल, तो ये आपका सही जवाब नहीं है, यहाँ पर ये प्रतिरूप है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ ठीक है, ठीक है, आवाज़ आ गई, आ गई, आवाज़ आ गई। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है आपका पारस्परिक मॉडल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो पारस्परिक मॉडल नहीं है, ठीक है ना, ये पारस्परिक मॉडल नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। पारस्परिक जो है एक प्रतिरूप है, तो ये अगर प्रतिरूप होगा तो वो सही माना जाएगा यहाँ पर, ठीक, ये आपका पहला हो जाएगा। और ये सामाजिक मॉडल के अंतर्गत आया था, और सामाजिक मॉडल में पापेल और रोथमैन का नाम आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और एक था प्रकारात्मक उपागम को लेकर, जो प्रकारात्मक उपागम में था, जिसमें कार्यों को लेकर बात की गई थी, तो मैंने आप लोगों से बताया था एक गैरसिक का प्रारूप। जो गैरसिक का प्रारूप था वो एक प्रकार से प्रकारात्मक मॉडल को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। तो ये तीन प्रारूप आप लोग ध्यान रखिएगा, एक उपचारात्मक भी होता है, एक परस्परात्मक होता है, ना कि पारस्परिक होता है। अगर परस्परात्मकता की बात होती तो वह माना जाता, और वह है आपका अस्कंदाता, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, अस्कदा रत, यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ, ये मॉडल दिया है किसने, परस्परात्मकता के बारे में, ठीक है। तो वह मॉडल होता है, ना कि पारस्परिक होता है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद विकासात्मक मॉडल जो है वो बेयरस्टीन का है, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही माना जाएगा, डी, ठीक है। इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा इसका, ओके, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेते हैं। और ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या सामाजिक समूह कार्य का सिद्धांत है, बताइए जरा। आवाज़ मेरी जा रही है आप लोगों के पास, बताइए, आवाज़ वगैरह क्लियर है ना भाई? चलो ठीक है, फिर बताइए जरा, निम्नलिखित में से क्या सामाजिक समूह कार्य का सिद्धांत है, बताइए। सिद्धांतों के बारे में मैंने आप लोगों से कल की क्लासेस में अच्छे से बताया है। चलिए, तो अगर मैं आप लोगों से बताऊं, यहाँ पे देखिए, एक मिनट, चलिए, ये प्रश्न है आपके सामने कि बताइए सिद्धांत है कौन कौन सा। तो योजना, देखो, योजनाबद्ध समूह गठन का सिद्धांत है, एक आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। दूसरा, अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, तो यहाँ एक और चीज़ आ गई है,
सतत व्यक्तिकरण का सिद्धांत है, संसाधन उपयोगिता का सिद्धांत है और मूल्यांकन का सिद्धांत है। तो ज़रा आप मुझे बताइए कौन कौन सा सिद्धांत होता है। देखिए, सोशल ग्रुप वर्क प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस करके एक पुस्तक थी, ट्रेकर का नाम, याद है किसी को? कल वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। और सन 1955 में उनकी पुस्तकों से भी प्रश्न बनाया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने एक तो नियोजन का सिद्धांत दिया था, है ना, और उन्होंने लक्ष्यों को स्पष्ट करने का भी सिद्धांत दिया था, उद्देश्य का सिद्धांत दिया था, निरंतर व्यक्तिकरण का भी सिद्धांत दिया था, उन्होंने निर्देशित का सिद्धांत दिया था, प्रगतिशील और लोचदार जनतांत्रिक साधनों और मूल्यांकन इत्यादि चीज़ों के सिद्धांतों के बारे में ट्रेकर के द्वारा बताई गई थी। पुस्तक का नाम था सोशल ग्रुप वर्क प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस करके। तो बताइए जरा, इनमें कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? अच्छा, मूल्यांकन का भी सिद्धांत इन्वॉल्व होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं होगा, बताइए जरा आप लोग। हाँ, सही होगा डी। तो ऐसे प्रश्न बनाए जाएंगे आप लोगों से, ठीक है। तो बहुत सरल प्रश्न है ये, तो है ना, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, है ना। बार बार आप लोगों से बता रहा हूँ कि ये सारे प्रश्नों का आप लोग ध्यान रखें। देखो, समूह कार्य जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्टार्टेड में शुरुआत में मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी, गुट की भूमिकाएं क्या होती हैं, समूह की भूमिकाएं क्या होती हैं, है ना। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा किया था। और इनमें से आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं होगा, जो मैच नहीं करेगा। देखिए, क्या समूह के सदस्यों के व्यवहार को प्रकाशित करने संबंधी जो नियम होंगे उसको हम मानदंड कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बताइए ज़रा। बात सत्य है, कहेंगे। मानदंड कौन सा होता है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। यहाँ पर मानदंड है, जहाँ पे रूल रेगुलेशंस की बात होती है, जहाँ समूह के सदस्यों के व्यवहार को प्रशासित, ठीक है, प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से करने के संबंधित में जो नियम होता है वह मानदंड कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बात सत्य है। समूह के जीवन काल के लक्ष्यों में और उसके उद्देश्यों की प्रबलता जो होती है उसे बोला जाता है समायोजन की क्षमता। एक प्रकार से अनुकूलन की जो गतिविधि होती है, तो जीवन काल में लक्ष्य और उद्देश्य की जो प्रबलता होती है समूह में, उसे बोला जाता है संयोजन, ठीक है, जिसको अनुकूलन भी आप कह सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, एक दूसरे को प्रभावित करने की समूह की सदस्यों की संख्या, देखो एक दूसरे को प्रभावित करेगी तो क्या होगा बताइए? एक दूसरे को प्रभावित करने की समूह के सदस्यों को क्या कहा जाएगा? संशक्ति नहीं कहा जाएगा वहाँ पर, ठीक है। एक दूसरे को प्रभाव में तो कितना अच्छे तरीके से एज अ पॉजिटिव, यानी एक प्रकार से भागीदारी की एक्टिविटी आ रही है, ठीक है, एक दूसरे को प्रभावित करने वाली एक्टिविटी, ठीक है, लक्ष्यों को, ठीक है, जहाँ पर विचार या क्षमताएं देखी जाती है, संशक्ति नहीं होती। वो संशक्ति एक प्रकार से रिलेट करती है पावर को, ठीक है, उसको रिलेट करती है संशक्ति। बट यहाँ पर आपका जो संशक्ति होगा, यह आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बताइए, संशक्ति, संशक्ति समझ में आया आपको? बताइए, संशक्ति, संशक्ति समझ में आई? बोलिए, संशक्ति। देखिए, एक दूसरे को प्रभावित करने की समूह की सदस्यों की क्षमता, ठीक है, इस क्षमता को हम क्या बोलते हैं? एक प्रकार से अगर मैं कहूँ किसी चीज़ को परिवर्तन करने के साथ साथ, तो वह एक प्रकार से भागीदारी को रिलेट करती है। एक दूसरे को प्रभावित करने का जो समूह की सदस्य होगी, तो वह बेसिकली सामाजिक परिवर्तन में छोटे समूहों को महत्व देने की बात करती है। तो जब छोटे समूह के महत्व देने की बात करेगी तो भागीदारी कहलाती है। बात समझ में आई? बताइए, जहाँ समूह में कार्य करना, विद्यार्थियों की सोच और उस एक दूसरे को काम करने की आकलन करना, इस सारी गतिविधि जो होती है एक प्रकार की सामाजिक परिवर्तन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाती है, जहाँ पे अंतः समूह संबंध रखता है, ठीक है ना, अंतः समूह संबंध होता है वो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लक्ष्यों और समूह की प्रवृत्ति के संबंध में सहमति की डिग्री जो होती है सर्वसम्मानित होती है, ये सही है आपका। देखो, यहाँ पे सर्वसम्मानित किसे कहा जाता है? जहाँ पे समूह प्रवृत्ति के संबंध में सहमति की डिग्री की बात हो, ये सत्य माना जाएगा। जब जीवन काल के लक्ष्यों के उद्देश्य की प्रबलता होती है तो उसे संयोजन कहा जाता है, ये भी सत्य माना जाएगा। और जब कभी समूह के सदस्यों के व्यवहार को प्रकाशित किया जाए तो उसे एक बोला जाता है रूल रेगुलेशन, जिसको कहा जाता है मानदंड, तो ये भी आपका सत्य माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द यहाँ पर गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब
सी होगा, क्योंकि प्रश्न पूछा था बताइए कौन सा युग्म है जो सम्मिलित नहीं करता। तो ये ग्रुप वर्क से प्रश्न है सभी के सभी, ठीक है, सोशल ग्रुप वर्क से, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे के सारे, जो यूजीसी में प्रश्न पूछे भी गए हैं आप लोगों से, ठीक है। तो मैंने ग्रुप वर्क पढ़ा चुका हूँ, और ग्रुप वर्क से कोई प्रश्न बनता है तो ऐसे बनेंगे प्रश्न आप लोगों से, ठीक है। एक प्रश्न और आ गया कि सामान्यतः समूह कार्य में कार्यक्रम के चयन का उत्तरदायित्व तो डैश का होता है। आपको बताना है कि समूह के सदस्यों का होगा, कि ऑप्शन बी कह रहा है कि समूह कार्यकर्ता का होगा, ऑप्शन सी कह रहा है कि एजेंसी का होगा, ऑप्शन डी कह रहा है कि सदस्य, एजेंसी और कार्यकर्ता तीनों होंगे। बताइए इसका क्या सही जवाब होना चाहिए, बोलिए बोलिए ज़रा। ए होना चाहिए। अच्छा देखिए, अगर जब कोई समूह कार्य में कार्यक्रम होगा, देखिए कार्यक्रम का मतलब समझ रहे होंगे प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम अगर होता है समूह में, ग्रुप में, तो उसका अगर आप चयन करने का जो उत्तरदायित्व तो होता है, वो चयन करने का उत्तरदायित्व, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई बेसिकली बनाया तो समूह समूह जो बनाया है सामूहिक कार्यकर्ता ने बनाया होगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लक्ष्य वही चुने। चलो यहाँ पर आप इसको अगर इस तरीके से नहीं सोचते हैं, दूसरे तरीके से सोच लीजिए। समूह कार्य के 3 अंग होते हैं, एक तो एजेंसी भी देखने को मिलती है जहाँ पर हम समूह की सदस्यता की बात करते हैं, दूसरा कार्यकर्ता होता है, और तीसरा सेवार्थी होता है। तो ऐसे में जब तीनों लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो भी एक प्रकार से सही कार्य होगा, ये भी सोच रहे होंगे आप लोग, तो ये भी गलत होगा। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे गलत है ये। और उसके बाद अगर देखो एजेंसी, अगर कहीं पर्टिकुलर एजेंसी की बात कर दी है तो पर्टिकुलर एजेंसी तो साफ साफ गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका आ गई है ना, तो क्लियर गलत हो गया, क्योंकि प्रश्न में समूह कार्य पूछा है। तो जब कभी भी समूह कार्य के कार्यक्रमों का चयन होता है, समूह कार्य में जो भी कार्यक्रम का चयन होगा, उस कार्यक्रम में वो जो समूह के सदस्य लोग होंगे, वही लोग कार्यक्रम के चयन का उत्तरदायित्व की भूमिका निभाते हैं। तो भाई उसमें है कौन, समूह के सदस्य ही लोग तो है ना। तो ये देखो, कार्यक्रम संचालन करने की बात होता तो समूह कार्यकर्ता होता, बात समझ रहे हैं मेरी। अगर संचालन की बात होती तो वहाँ पर समूह कार्यकर्ता की बात होता, और मार्गदर्शन की बात होती तो भी सामूहिक कार्यकर्ता आता। लेकिन उसके चयन का उत्तरदायित्व की बात हो रही, तो चयन का उत्तरदायित्व प्रोग्राम में समूह के सदस्य की होगी। तो ध्यान रखिएगा, स्टार लगा रहा हूँ यूजीसी वाले के लिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, ठीक है भाई। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और निम्नलिखित में से सामाजिक समूह कार्य का मॉडल जो है, सामाजिक लक्ष्य, उपचारी और अननोन का मतलब था यहाँ पे पारस्परिक प्रतिरूप को लेकर, ठीक है, सबसे अधिक संबंधित है कौन है, बताइए जरा। मैंने अभी आप लोगों से कल में पापेल एंड रोथमैन 1966 के अकॉर्डिंग 3 सामाजिक लक्ष्यों के बारे में बताया था, है ना। तो जिसमें सामाजिक लक्ष्य भी था, उपचारी मॉडल भी था, और पारस्परिक था, याद है किसी को? हाँ, तो पापेल एंड रोथमैन का था, यही सही जवाब हो जाएगा इसका, है ना। इसका सही जवाब है, मैंने कल बताया है आप लोगों को, पीडीएफ नहीं तो सीन कर लेना आप लोग, है ना। इसका सही जवाब पापेल एंड रोथमैन। चलिए क्वेश्चन एक और ले लीजिए कि वह समूह जो सामाजिक लक्ष्य का कार्य में है, ठीक है भाई। देखिए अभी मैंने आप लोगों को समूह कार्य पढ़ा चुका हूँ, इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि समूह कार्य से ऐसे प्रश्न बनाए जाएंगे। तो वह समूह जो सामाजिक समूह कार्य में इन्वॉल्व होता है, बताइए जरा, क्या वह व्यवस्थित रूप से गठित होगा, कि उसके विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, कि व्यक्ति पर जोर दिया जाता है, कि स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में आता है। बताइए क्या होना चाहिए? सभी। देखिए यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ, ठीक है, यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ तो बताओ, अच्छा अगर व्यक्ति पर जोर देंगे तो यह निकल के नहीं आ रहा है आपके सामने भाई। देखो व्यक्ति पर अगर आप जोर देंगे तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का केस वर्क भी हो सकता है, यह एक प्रकार से ग्रुप वर्क भी हो सकता है, यह एक प्रकार से कम्युनिटी वर्क भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अगर प्राथमिकता की बात करूँ तो केस वर्क होगा, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? लेकिन आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको समझेंगे। आवाज़ मेरी जा रही है क्लियर? बताइए। चलो अच्छा, आवाज़ अगर जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है,
कि व्यक्ति पर जोर दिया जाता है, चाहे वो केस वर्क की बात हो, चाहे वो कम्युनिटी वर्क की बात हो, चाहे वो ग्रुप वर्क की बात हो, ठीक है, चाहे ग्रुप वर्क हो चाहे कम्युनिटी वर्क हो, तो उन सभी में हम व्यक्तियों पर जोर देंगे, तो यह आपका सही माना जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि व्यवस्थित रूप से गठित किया जाए, मान लीजिए कोई समूह में अगर जो सामाजिक समूह कार्य होगा, तो आप ऐसे तो करेंगे नहीं, व्यवस्थित रूप में ही करेंगे, तो इसलिए आपका क्रमबद्धता, वैज्ञानिक ज्ञान, प्रविधि, कौशल, ज्ञान, निपुणता सब कुछ आधारित होता है, तो इसलिए इसे व्यवस्थित रूप में भी गठित किया जाएगा, तो ये भी सही माना जाएगा। और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, चाहे मैं केस वर्क की बात करूं, चाहे ग्रुप वर्क की बात करूं, चाहे कम्युनिटी वर्क की बात करूं, तो ये भी होता है। लेकिन देखिए स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में आ जाता है। बताइए आप लोग ज़रा, क्या अगर वह समूह जो वहाँ पर सामाजिक समूह कार्य है उसमें कोई एक्टिविटी स्वाभाविक रूप से अपने आप स्वतः आ जाती है क्या? कोई एक्टिविटी स्वतः आ जाती है, अपने आप आ जाती है? बताइए ज़रा मुझे, आप लोग खुद बताइए कि स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में कोई भी कार्य समूह में आ जाता है, हाँ या ना? बताइए स्वतः कैसे आएगा, अगर आता है तो कैसे आएगा, मुझे बताइए। कभी भी नहीं आएगा स्वाभाविक रूप से, अपने आप एक्टिविटी कभी वो गतिविधि नहीं होती। तो ध्यान रखिए, चाहे मैं केस वर्क की बात करूं, चाहे मैं ग्रुप वर्क की बात करूं, चाहे कम्युनिटी वर्क की बात करूं, किसी भी प्राथमिक प्रणाली की बात करूं, उसमें कोई भी कार्य स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में नहीं आता है। हाँ, स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में अगर कोई चीज़ आती है तो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर आता है, व्यवहार आता है, और वह व्यवहार वो होता है जो आदतन होता है, जो इवान पैट्रिक पावलोव 1904 में शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। वो बताया था कि कोई भी गतिविधियां जब स्वतः होती हैं तो वह व्यवहार होता है, ठीक है, तो वहाँ पर बिहेवियर आता है। लेकिन स्वभाव रूप से अस्तित्व में आ जाना किसी भी गतिविधि की बात कर रहा है तो ये नहीं होता है। आपका यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर सी सही माना जाएगा। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत हो जाएगा आपका। गरिमा जी, व्यक्ति पर जोर देने का मतलब ये हुआ आपका कि अगर मैंने ग्रुप में काम किया तो ग्रुप में सदस्य पर काम करेंगे कि नहीं काम करेंगे। मतलब आपको ये बताना है कि जो सामाजिक समूह कार्य है वह समूह में व्यक्ति अगर है, अगर व्यक्ति ही नहीं होगा तो फिर समूह कैसा होगा, आप ज़रा मुझे बताइए। व्यक्ति तो होना ज़रूरी है समूह में ना, जो समूह के सदस्य होंगे वो व्यक्ति ही तो होंगे। तो वही कह रहा है कि व्यक्ति पर जोर देते, यानी एक समूह में व्यक्ति होना ज़रूरी है, और कोई समूह में स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में नहीं आता है, स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में नहीं आता है, ये गलत हो जाएगा आपका। व्यक्ति पर जोर दिया जाता है। हाँ, अच्छा, नहीं नहीं नहीं, बात सही है, ये व्यक्तिगत कार्य में भी आएगा, केस वर्क में भी आएगा आपका, और कम्युनिटी वर्क में भी आएगा। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि समूह व्यक्तियों से बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर व्यक्ति ही नहीं होंगे तो समूह कैसा बनेगा, बताइए ज़रा, होगा कि नहीं? ये बात सही है कि नहीं? अगर समूह ही नहीं होगा तो व्यक्ति कैसा? प्रश्न पढ़ो, वह समूह, प्रश्न कह रहा वह समूह जो ग्रुप वर्क करता है, ये देखो ग्रुप वर्क है, सो सामाजिक समूह कार्य में है, तो वह समूह जिसमें ग्रुप वर्क कर रहे हैं उसमें व्यक्ति पर जोर देना, क्या व्यक्ति जोर देना का मतलब है कि उसमें व्यक्ति होगा कि नहीं होगा? व्यक्ति पर जोर देने का मतलब है कि उसमें बिना व्यक्तियों का समूह कैसे होगा भाई? दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जो गुट बना है, जो समूह बना है, उसी को तो हम बोलते हैं समूह, है ना? तो व्यक्ति पर जोर देता है, ये केस वर्क भी देता है, ग्रुप वर्क भी देता है, कम्युनिटी वर्क देता है। और यहाँ पर व्यक्तिकरण का सिद्धांत के बारे में भी बात करूँ तो व्यक्तिकरण का भी सिद्धांत भी लागू होता है ग्रुप वर्क में। हर एक व्यक्ति के बारे में चर्चा परिचर्चा भी करता है, वो जानकारी भी रखता है वो, है ना? तो इसलिए आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो थर्ड देख रहे हैं आप लोग, व्यक्ति पर जोर देना, ये सही माना जाएगा आपका, ठीक है भाई। क्लियर हो गया? केस वर्क होगा, कम्युनिटी वर्क भी होगा, और आपका ग्रुप वर्क भी होगा, तीनों में सेवार्थी होंगे। मतलब अगर पूछ लिया जाए आपसे, मान लीजिए ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क और केस वर्क का अंग पूछो, अंग तीन ही होते हैं, ठीक है। सेवार्थी सब में होगा, कार्यकर्ता सब में होगा, ठीक है, एजेंसियां सब में होंगी, एजेंसियां सब में हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना अंगों के बारे में, वहाँ से अगर आप रिलेट करें तो अंग को सोच सकते हो कि कौन कौन से अंग होते हैं, ठीक है। पक्ष समर्थन आवश्यक रूप में समाज कार्य की निम्नलिखित में से किस विधि का भाग नहीं है?
देखो यहाँ पर बात हो रही है पक्ष समर्थन में, ठीक है। आवश्यक रूप से समाज कार्य की निम्नलिखित में से किस विधि का भाग नहीं माना जाएगा, बताइए जरा मुझे। डी। देखिए, पक्ष समर्थन आवश्यक रूप से समाज कार्य की निम्नलिखित में से किस विधि की बात, देखो निम्नलिखित में से विधि की बात हुई है, तो वह कौन सी विधि है जिसमें पक्ष समर्थन नहीं होता है। देखो पक्ष समर्थन आप समझ गए हैं, जहाँ निष्पक्षता की बात हो रही है, ठीक है। तो सामाजिक केस वर्क में भी हो सकता है, ग्रुप वर्क में भी हो सकता है, सोशल एक्शन में भी हो सकता है। सोशल वर्क रिसर्च ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये एक द्वितीयक प्रणाली के अंतर्गत आता है समाज कार्य में, ठीक है। तो यहाँ पर डी सही बताया है आपने, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सोशल वर्क एक्शन इसको बोला जाता है, सॉरी रिसर्च बोला जाता है, एक्शन नहीं रिसर्च बोला जाता है, एक्शन ऊपर वाले को बोला जाता है, ठीक है। सामाजिक क्रिया इसको बोला जाता है, एक्शन को। तो इसका सही जवाब होगा पक्ष समर्थन आवश्यक रूप से समाज कार्य के अंतर्गत जो है ये सामाजिक कार्य शोध विधि को शामिल नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस करके एक पुस्तक का नाम है, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था 2006 में, कई बार प्रश्न पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न, है ना, बहुत बार पूछा गया है। तो कम्युनिटी का नाम आ गया, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस का भी नाम आ गया, तो किसका नाम होना चाहिए? डनहम का नाम होना चाहिए, ओके। डनहम इज़ द राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए, ओके ओके। देखिए यहाँ अगर मैं बात करूँ ऑथर डनहम का सही होगा। एस्पेक्ट ऑफ सोशल वर्क के बारे में जो मैंने अभी आपको हाल ही में चर्चा किया था, बताया भी था एस्पेक्ट सोशल वर्क के बारे में, MS गोरे की पुस्तक है ना, जहाँ पर सोशल वर्क के बारे में इन्होंने बात किया है, MS गोरे जी ने, ठीक है, ओके बोलिए। तो यह आपको हाँ ध्यान रखना है MS गोरे के बारे में। और MS गोरे की ये एक समाजशास्त्री हैं, बहुत ही फेमस पर्सन है, ठीक है। और इनकी पुस्तक जो थी एस्पेक्ट वाली वो बहुत ही फेमस रही है, एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न बनाया गया है उस पुस्तक से लेकर, ठीक है। सोशल वर्क एजुकेशन के बारे में भी इन्होंने बताया है, सोशल वर्क एजुकेशन के बारे में भी इन्होंने बताया है। एक मिनट होल्ड रखिए। एक मिनट लिखी है, वो ऑथर डनहम ने लिखा है, यहाँ पर ये सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी माना जाएगा आपका, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी डनहम का बहुत ही फेमस है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस। केवल अगर सोशल वेलफेयर की बात होती है और जिसमें इन्होंने मुर्रे जी रॉस का भी नाम आता है कम्युनिटी वेलफेयर को लेकर, ठीक है, इनकी पुस्तक को नाम लेकर आता है, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कहाँ से आते हैं, तो मुर्रे जी रॉस जी वेलफेयर को लेकर यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा ऐसे में। एक प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से अभिकथन कह रहा है कि समूह सामाजिक संबंधों का जाल है और कारण कह रहा है कि सदस्यों को स्वनिर्देशित लक्ष्य होते हैं। जरा मुझे बताइए, स्वनिर्देशित लक्ष्य होते हैं, क्या ये कथन दोनों सही हैं? सामाजिक संबंधों का जाल है और सदस्यों का स्वनिर्देशित लक्ष्य भी होते हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ओके बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर सही जवाब आ रहा है आप लोगों का, और यह सही व्याख्या नहीं हो रही है ना। तो देखो समूह और सामाजिक संबंधों का जाल है क्योंकि सदस्यों का स्वनिर्देशित लक्ष्य होता है, नहीं भाई लक्ष्य नहीं है कि जो सामाजिक संबंधों का जाल है, इसलिए गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज़ द राइट आंसर होगा। जब मैच ना करें तो आप ऐसे रिलेट करें, जैसे सामाजिक, देखो व्याख्या कैसे होती, समूह और सामाजिक संबंधों का जाल है क्योंकि सदस्यों का स्वनिर्देशित लक्ष्य होता है, तो क्या स्वनिर्देशित लक्ष्य होता है जो सामाजिक संबंधों का जाल है? नहीं भाई गलत है ये तो, ठीक है। तो स्वनिर्देशित कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है, तो जब मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पर व्याख्या नहीं हो रहा, अगर मैच कर जाता तो व्याख्या हो जाती है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही हैं, केवल व्याख्या नहीं हो रही है।
एक प्रश्न लिखिए, जब समूह कार्यकर्ता समूह प्रक्रिया को इस प्रकार आगे बढ़ाता है कि वह समूह के अपने निर्णय लेने योग्य बनाती है, निम्नलिखित में से सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। जरा मुझे बताइए, जब वह समूह कार्यकर्ता समूह प्रक्रिया को इस प्रकार आगे बढ़ाता है कि वह समूह को अपने निर्णय लेने हेतु योग्य बनाती है, और इनमें से कौन सा सिद्धांत माना जाएगा? कौन सा सिद्धांत माना जाएगा, है ना? बताइए, चल बताइए जरा। ओके भाई, ऑप्शन नंबर डी कह रही हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न की बात करो, निरंतर मूल्यांकन तो होना चाहिए भाई, गलत हो जाएगा ऐसे में। देखो प्रश्न पढ़िए, समूह कार्यकर्ता समूह प्रक्रिया को इस प्रकार आगे बढ़ाता है कि वह समूह को अपने निर्णय लेना है, ठीक है। मतलब समूह कार्यकर्ता वह समूह की प्रक्रिया जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाना चाहता है, और समूह को अपने निर्णय, जो समूह का निर्णय है, उसके लेने योग्य बनाता है। तो सिद्धांत के अनुसार कौन सा कार्य करता है? तो अगर मैं बताऊं, सबसे सही चीज़ है जो होता है अनिर्धारण, समूह का और अनिर्धारण, ठीक है। ये जो अनिर्धारण शब्द आप देख रहे हैं, जहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एक निर्धारित एक्टिविटी की, एक निर्धारित कौशल को, प्रक्रिया को, तो वह एक प्रकार से समूह को अपने निर्णय योग्य बनाती है, समूह का अनिर्धारण। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक है। यही सही है, सी ही सही है, ठीक है, सी ही सही है। सामाजिक समूह विकास के बियोन के चरण बताने हैं। यहाँ पर देखिए, आपको बियोन के चरण बताने हैं, है ना। देखिए, बियोन का चरण अब आजकल नहीं पूछा जाता है विकास की अवस्था में। टकमैन का, कैलिन का और ट्रेकर का पूछा जाता है, इनका याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर देखो बियोन का चरण आ गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा चरण रहते हैं, इसका बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए, इसमें अगर समूह विकास के चरण के बारे में बात करूँ तो एक होता है निर्भरता, और दूसरा होता है स्वतंत्रता, निष्पादन नहीं होता है, और उसके बाद अंतः निर्भरता होता है, ठीक है। तो समूह विकास में बियोन का जो चरण है निर्भरता है, बियोन, निर्भरता, स्वतंत्रता और अंतः निर्भरता। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। समूह के सदस्य द्वंद्व कम करने के लिए इस प्रकार सहायता कर सकते हैं, बताइए जरा कैसे। ऑप्शन ए कह रहा है आपका कि समूह के दूसरे सदस्यों के साथ सहमति प्रकट करके समूह में एकता स्थापित करके लाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इसके बारे में सावधान रहना चाहिए कि समूह की संरचना का स्तर समूह के किस दौर से गुजर रहा है। समूह, देखो यहाँ पर प्रश्न है कि समूह में सदस्य द्वंद्व को कम करना है ना, उसको सहायता देने के लिए सांस्कृतिक एकता और मैत्रत्व की दिशा में बढ़कर, और दूसरे के विचारों और संस्कृतियों के प्रति आदर प्रकट करते हुए मैत्रत्व की ओर बढ़ना। बताइए इसमें सबसे अच्छा जवाब क्या होना चाहिए? अप्लाइड प्रश्न है ये, ठीक है, बताइए। ठीक है भाई, चलिए, नहीं क्लियर हुआ? देखिए, मैं अगर आपसे बात करूं, यहाँ पर देखिए, अगर समूह में सदस्य द्वंद्व कम करना है तो समूह के दूसरे सदस्य के साथ सहमति अगर आप प्रकट कर दीजिए तो समूह में एकता स्थापित हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। देखो, यहाँ पे सबसे बेटर द्वंद्व को कम करने के लिए सबसे बेटर, और एक दूसरे के सावधान रहना, मतलब एक दूसरे में इसमें इसके बारे में सावधान रहना कि समूह की संरचना का जो स्तर है वो समूह के किस दौर से गुजर रहा है। संस्कृति एकता और मैत्रत्व की दिशा, मैत्रत्व का मतलब होता है समानता, या आप कह लीजिए कि मत की एकता, जैसे आप लोगों का मत हो और एकता हो उसमें, है ना। तो दिशा में बढ़कर, तो ये भी एक प्रकार से सही हो सकता है। लेकिन उससे बढ़िया ये देखिए ऑप्शन नंबर, दूसरे के विचारों और संस्कृतियों के प्रति आदर प्रकट करना करते हुए साथ में समानता की, जो समानता है, जो एक मत की ओर एकता की बात हो रही है, जहाँ पर यूनिटी की बात कर रहे हैं आप, उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो यह एक प्रकार से सही माना जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, इसका सही जवाब डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर।
समूह के सदस्य की परस्पर क्रिया से उत्पन्न बलों की बहुधा कहा जाता क्या? बोलिए जरा, परस्पर क्रिया के से उत्पन्न बलों की बहुधा कहा जाता है किसे? समूह द्वंद्व को, समूह गतिकी को, अंतः वैयक्तिक हस्तक्षेप को, कि समूह द्वंद्व को बोला, सॉरी नेतृत्व द्वंद्व को बोला जाता है। आप किसे कहेंगे? आप जरा मुझे बताइए, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, बताइए। समूह द्वंद्व, ओके ओके। और भी कोई लोग बताइए जरा प्लीज। डी, समूह द्वंद्व सभी, अच्छा नेतृत्व का द्वंद्व आप सभी लोग बोल रहे हो, है ना, नेतृत्व का ही द्वंद्व बोल रहे हो। नहीं, इसका जो सही जवाब होना चाहिए, समूह कार्यों में अगर उसके बल पर बहुधा बल की बात करता है तो समूह गतिकी के बारे में बात होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो होगा समूह गतिकी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी वाला सही माना जाएगा, समूह गतिकी ऑप्शन में, ठीक है। जहाँ परस्पर क्रियाओं के बारे में जिक्र की जा रही है उसे हम क्या बोलते हैं, समूह गतिकी का रूप देते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी सही माना जाएगा, ठीक है। सामुदायिक भावना में क्या समाविष्ट नहीं होता है? जैसे क्या समाविष्ट नहीं है सामुदायिक भावनाओं में? देखो, आश्रित होने की संवेदना शामिल है, हम की भावना भी शामिल है और भूमिका की भावना भी शामिल है, लेकिन अस्थायित्व जो है शामिल नहीं है। यहाँ पर इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। ये देखो मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ ना, बताइए जरा, मैच करिए। बताइए, इसका डी आंसर होगा, ओके। ओके, चलिए देखिए, मैं आपसे बता रहा हूँ, यहाँ पर एक तरफ आप नाम देख रहे हैं चार्ल्स, ठीक है, दूसरी तरफ मिलर का नाम देख रहे हैं, समलर का नाम देख रहे हैं, कूले का। कूले से मैच कर लीजिए आप लोग। ये आपको पता है डी का 4 कहाँ पर है? सी, डी ए है ना, सॉरी डी का 1 होगा ना, ये होगा, हाँ डी का 1 होगा, ये मिल रहा है, डी का 1 है, हाँ। बी में बी नहीं होगा, देखो यहाँ पर ए तो नहीं होगा और ना ही से, अच्छा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर किससे मिल रहा है? अच्छा मिलर से मिल रहा है, ओके। समरण अंतः और मैच करिए जरा, समरण का किससे है? अंता से है और वाह्य से है, समरण का। तो अच्छा अब इससे जरा मैच करिए जरा आप लोग समरण का। तो सी का 2 देखिए, सी का 2 आ रहा है अभी भाई, ठीक है, डी में आ रहा है ना। मिलर, मिलर की अगर मैं बात करूं तो ए का मैच कर लो क्षैतिज और इससे उग्र समूह से, ठीक है। बी का बी का 4 कहाँ मैच कर रहा था भाई, सही तो होता रहा है। और फिर चार्ल्स एंड उर्वल्ट हो जाएगा संस्था और असंस्थागत, ठीक तो है। ऑप्शन नंबर डी सही बताया था किसी ने, सही है, हाँ डी। चलिए ये प्रश्न देखिए जरा, डेविस बर्नार्ड हेलन फार्ले, ठीक है। देखिए यहाँ पर डेविस बर्नार्ड की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, इस प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए सही, आप जरा मुझे बताइए। डेविस बर्नार्ड, द न्यूज़ ऑफ ग्रूव, द न्यूज़ ऑफ ग्रूव इन सोशल वर्क प्रैक्टिस,
हेलन, एक मिनट, सही जा रहा है ना? सही है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं हेलन की, तो हेलन की पुस्तक में किससे मैच, अच्छा और तो गया यहाँ पर बी, सही तो है। और यहाँ पर हेलन की बात करें तो किससे हो जाएगा? इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क। और फार्ले की अगर मैं बात करूँ तो ये किससे मिल जाएगा? इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क। हेलन किससे मैच करेंगे भाई? ये बी से, इससे मैच कर जाएंगे, सोशल वर्क विथ ग्रुप से, ठीक है, उनसे मैच कर जाएंगे। और फार्ले जो हो जाएंगे ये इंट्रोडक्शन सोशल वर्क हो जाएगा। और किम्बाल जो हो जाएंगे हैंड बुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी से हो जाएगा, सोशल साइकोलॉजी से हो जाएगा जी। नहीं नहीं फार्ले, देखिए फार्ले जो होंगे इनका मैच होगा इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क से, और हेलन का जो मैच होगा वो सोशल वर्क विथ ग्रुप से हो जाएगा। और डेविस का जो हो जाएगा द न्यूज़ ऑफ ग्रुप इन सोशल वर्क प्रैक्टिस हो जाएगा। किम्बॉल यंग जो हो जाएंगे वो हैंड बुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ही सही माना जाएगा, इसका बी सही हो जाएगा किताबों में, ठीक है। द न्यूज़ टेंटर की बात कर लेते हैं, यह किससे मैच करते हैं? द न्यूज़ टेंटर की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो देखिए ये मैच करेंगे जो समूह कार्य होगा शिक्षा पर, ठीक है, शिक्षात्मक प्रक्रिया पे, ठीक है। और अगर मैं आगे बात करूं आपसे, अच्छा मैच भी कर गया, 2 का सी में हो जाएगा। हैमिल्टन की बात करूं तो मनोसामाजिक, देखो मैंने एक बार बताया था मनोसामाजिक प्रक्रिया किसने दिया? हैमिल्टन दिया है। और मनोसामाजिक विकास की बात होती किसने दिया? एरिक एरिक्सन ने दिया है। और मनोविश्लेषणात्मक किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने दिया था, मैंने बताया था। तो मनोसामाजिक प्रक्रिया जो है इसका हो जाएगा। मॉन्टेग्यू का नाम आता है, तो मॉन्टेग्यू किससे रिलेट करते हैं? इन्होंने सामाजिक जीवन के आधार का संबंध बताया, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका इससे मैच कर जाएंगे, इसी से, ठीक है। टी पार्सन्स का नाम आता है, टॉलकाट पार्सन्स का, तो समूह सामाजिक व्यवस्था का अंग माना जाता है। ये आपका ये सही हो जाएगा, तीसरे का, ठीक है, ये आपका इससे सही हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं, देखिए निम्नलिखित में से व्यक्तित्व का आयाम, देखो आयाम नहीं है, व्यक्तित्व का आयाम नहीं है, ये प्रश्न है आपके सामने, जरा मुझे बताइए कौन सा आयाम नहीं है इसका, बोलिए। ओके, देखिए अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, तो आपने सही जवाब दे रहे हैं। एक आपका थर्ड हो जाएगा प्रत्यक्षण, और एक हो जाएगा विवेक। देखो ये नहीं है। कार्ल जुंग का नाम सुना है? कार्ल जुंग, कार्ल जुंग, कार्ल जुंग ने एक यहाँ पर बताया था बहिर्मुखता और अंतर्मुखता के बारे में, संवेगात्मक के बारे में, और चिंतन, जिसको आप अंतर्विवेकशीलता बोलते हैं, चिंतन के बारे में। तो ये चीज़ें बताया था व्यक्तित्व के आयाम में, ठीक है। लेकिन प्रश्न पूछा था नहीं, तो आपका ये थर्ड और फिफ्थ जो यहाँ पे दिख रहा है ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। डैश प्रतिपादन करता है कि बचपन में अनुभव वयस्क के व्यवहार को प्रभावित करता है, बताइए जरा। व्यक्ति केंद्रित है, व्यवहार परिष्कृत है, मनोविश्लेषणात्मक है, और अस्तित्ववाद का सिद्धांत। किर्केगार्ड ने अस्तित्ववाद को दिया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और व्यवहार परिवर्तन को पावलाव ने दिया है, ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक सिगमंड फ्रायड ने दिया है। कार्ल रोजर्स ने दिया है व्यक्ति केंद्रित को लेकर। जरा बताइए इसका क्या सही जवाब होना चाहिए? हाँ, जहाँ पर बच्चों की बात नहीं, बच्चों की बात हो रही है ना, बचपन का अनुभव वयस्क के व्यवहार को प्रभावित कर रहा है, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हो जाएगा सिगमंड फ्रायड का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही माना जाएगा यहाँ पर। विशिष्ट उद्देश्य का सिद्धांत डैश का सिद्धांत है, बताइए उद्देश्य का सिद्धांत कौन कौन सा है? डैश सिद्धांत है, बताइए विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य का जो सिद्धांत माना जाएगा समूह कार्य का सिद्धांत माना जाएगा, ठीक है।
नहीं नहीं, व्यक्तिक समाज कार्य का सिद्धांत नहीं है। विशिष्ट उद्देश्य का जो सिद्धांत है वह है समूह समाज कार्य का सिद्धांत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। कर्मचारी सशक्तिकरण पद का अर्थ क्या होता है? कर्मचारी सशक्तिकरण पद का अर्थ क्या होता है? तो कर्मचारियों को अधिक स्वायत्तता यानी स्वतंत्र और नीति निर्धारण शक्तियाँ देने की एक प्रक्रिया होती है। बात सही है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यही सही है। ठीक है, जहाँ पर अधिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है, नीति निर्धारण शक्ति की बात कर रहा है, ऐसी प्रक्रिया को कर्मचारी सशक्तिकरण का पद कहा जाता है। ठीक है, कार्यबल के भीतर अधिक स्वतंत्र और गतिशील होने में श्रमिकों को बढ़ावा देने की एक व्यवस्था है? नहीं भाई। कंपनी मुनाफे या साझा करे? नहीं। नेतृत्व के औपचारिक प्रणाली और नियंत्रण पर अत्यधिक निर्भर रहे? ये भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही माना जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न है, बावली, पियाजे और एरिक बैंडूरा, आप याद करिए, समझ लीजिए आप। इसमें युग में बताना है आप लोगों को सही तरीके से। ज़रा मुझे बताइए इसका क्या सही जवाब होना चाहिए। देखिए, एक तो बैंडूरा का आपका सही लग रहा है। संज्ञानात्मक जिन पियाजे ने दिया है ये गलत हो गया कि नहीं हो गया? और यहाँ पर अगर मनोसामाजिक, ये देखो ऐसे कर दिया है, ऐसे उल्टा सीधा कर दिया इसने। और अगर मैं आपसे बात करूँ, यहाँ पे बावली ने आसक्ति सिद्धांत दिया है, बावली ने आसक्ति सिद्धांत दिया है, तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, 1 और 4 सही हो जाएगा, सी सही होगा। देखो, एक किशोर न्याय बालकों के देखरेख संरक्षण अधिनियम जो है, एक संशोधन हुआ था, 2000 में भी आया था। और यहाँ पर देखिए 2015 का अधिनियम। अच्छा, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर देखिए, यहाँ पर जो राज्य बचपन संरक्षण सोसाइटी का गठन हुआ था वह होता जिला स्तर पर भी हुआ था, राज्य स्तर पर हुआ था। सही जवाब बताया आपने, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और एक अधिनियम और भी आया था इसी के संबंध में, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल संरक्षण को लेकर, वो 2000 का था, उसे ध्यान रखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, वो भी दोनों के दोनों। और महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम कब आया? मतलब महिलाओं का जो अश्लील प्रतिनिधित्व जो है उसका प्रतिनिषेध करने की बात की गई, लेकिन ये लागू नहीं है सही तरीके से, है ना, चलता नहीं है, लेकिन ये है कि नहीं? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1986 डी। हाँ, 86 में यह महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व एक अधिनियम आया था 1986 में। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न ये है कि पारस्परिक आकर्षण और अस्वाभिकारता, जी, पारस्परिक आकर्षण और अस्वाभिकारता तथा शक्ति का आकलन करने की क्रिया को क्या कहेंगे? क्या कह रहे हो गरिमा जी, बताइए। अच्छा, केस अध्ययन होगा। देखिए, पारस्परिक आकर्षण और अस्वाभिकारता तथा शक्ति का आकलन करने की जो क्रिया होती है वो किस में होती है? जाहिर सी बात है आपको समाजमिति के अंतर्गत होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो डी होगा, समाजमिति। जे.एन. मोरोनो ने जो दिया था उसमें होता है। अस्वाभिकारता और आकर्षण और आकलन जैसी क्रिया विधि जो है इसमें शामिल होता है। ठीक है, केस अध्ययन में तो हम पूरी डिटेल लेते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं, कैटेगरी चार्ट लेते हैं, फैमिली ट्री लेते हैं केस अध्ययन में, है ना। तो केस अध्ययन ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पर। वह विचार किसने प्रतिपादित किया जिसमें अचेतन मन दमित इच्छाओं की ऊर्जा के कारण मनुष्य के मानसिक द्वंद्व होता है? बताइए जरा, ये विचार किस व्यक्ति ने इसको प्रतिपादित किया है, ज़रा बताइए आप लोग। एरिक बर्न का नाम आप लोगों को मैंने बताया भी है कई बार, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये एरिक बर्न। और एरिक बर्न के द्वारा ये चीज़ें जो है बताई गई हैं इच्छा विचार को लेकर, है ना। किसका नाम आएगा भाई? लेकिन नहीं यार, एरिक बर्न का अचेतन मन तो सिगमंड फ्रायड का है ना। सिगमंड फ्रायड, हाँ सिगमंड फ्रायड हो जाएगा आपका यहाँ पर, है ना। अचेतन मन और मन अर्धचेतन चेतन सिगमंड फ्रायड हो जाएगा। एरिक बर्न गलत हो जाएगा, आप लोग बोलते भी नहीं हो, है ना, बोल दिया करो एरिक बर्न।
अपंगता व्यक्ति अगर मैं समान अवसर अधिकार संरक्षा पूर्ण भागीदारी अधिनियम भारत में जो है राष्ट्रपति के द्वारा किस वर्ष पहली बार जो है जनवरी में स्वीकृति प्रदान की गई थी। यहाँ पर देखिए एक आर्टिकल्स है। आवाज़ नहीं जा रही है मेरी? आवाज़ क्लियर नहीं है? चलो मुझे ये प्रश्न बताइए कि अपंगता व्यक्ति समान अवसर अधिकार रक्षा पूर्ण भागीदारी अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किस वर्ष पहली बार जनवरी में स्वीकृत किया गया था या इसको दिया गया था? आप बता सकते हैं। 1995। ओके, 1995 का सी है। देखो, भारत में जो राष्ट्रपति के द्वारा हुआ था, ठीक है, वो तो संसद के द्वारा एक चीज़ प्रणाली यहाँ पे लाई गई थी। भारत की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ भाई, बात को समझिए आप लोग। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, 1996 में 1996, ठीक है, ये तो आर्टिकल था ही आपका 1995, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपका था ही, इसको तो ध्यान रखना ही है कि ये एक प्रकार से अधिनियम है 1995 ये, ठीक है ना, उस समय लाया गया था, अंगीकृत किया गया था। लेकिन पहली बार जो स्वीकृति या स्वीकार या प्रदान की गई थी वो 1996 में प्रदान की गई थी राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा 1996 में। सोची को मैच करिए जरा आप लोग। द फॉरेन कंट्रीब्यूशन या रेगुलेशन एक्ट बोला जाता है, यह कब लाया गया था? इसको आप बताइए जरा मुझे, कब कब ये सारी चीज़ें लाई गई हैं। तो आप देखिए यहाँ पर इसको 1976 में लाया गया था, ठीक है। और द अप्रेंटिस एक्ट की बात करूँ तो ये 1961 में, जिसको आप मातृत्व लाभ के बारे में बात करते हैं। द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट की बात अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो 1936 का है। द ट्रेड यूनियन संघ एक्ट की बात करूँ तो 1926 का है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया है आपका? 4 का 1 होना है, 4 का 2 होना चाहिए। 4 का 2 किस में है भाई? थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा, सी, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, सी, हाँ, सी सही हो जाएगा। एक प्रश्न और देख लीजिए, उसके बाद समाप्त कर दीजिए ना इसी क्वेश्चन को देखकर। लिंग आधारित होने वाले श्रम के घरेलू विभाजन का तात्पर्य किससे है? ठीक है, लिंग आधारित होने वाले श्रम के घरेलू विभाजन का तात्पर्य किससे होना चाहिए? तो देखियो, पुरुषों और महिलाओं के बीच घरेलू कार्य का विभाजन का समान हो जाए तो गलत हो जाएगा। महिलाएं घर पर अधिकांश आदतः श्रम संबंधी कार्य करती हैं, ये बात सत्य, यही सही है। घरेलू विभाजन का मतलब यही है, बी, हाँ, बी सही हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का उपबंध करता है, किसके संबंध में है? समान पारिश्रमिक अधिनियम जो 1976 में आया था, उसके अंतर्गत क्या क्या बातें हो सकती हैं, यहाँ पर आपको वही चर्चा करनी है। तो ध्यान से सुनिए। यहाँ पर देखिए, महिलाओं और पुरुषों के समान कार्य को लेकर एक समान भुगतान दिया जाए, ये भी बात सही है। भर्ती के समय महिलाओं के साथ किसी प्रकार के भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ये भी ठीक लग रहा है। नियोक्ता के लिए कामगारों को रजिस्टर रखना चाहिए, ये भी ठीक है। तो इसलिए आपका 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएंगे समान पारिश्रमिक अधिनियम में, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही माना जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारीय अपचारियों का प्रोबेशन प्रदान करता है? अपचारियों का प्रोबेशन प्रदान करता है निम्नलिखित में से कौन? जरा आप बताइए मुझे, कौन सा होता है निम्नलिखित में से जिसमें प्राधिकारी? ओके, न्यायालय, हाँ, ऑप्शन नंबर बी न्यायालय हो जाएगा। यहाँ पे प्राधिकारी अपचारियों का प्रोबेशन प्रदान करता है न्यायालय, ये आपका सही माना जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखिए, ठीक है ना।